ओके, तो गोरख संहिता और अमृतोपनिषद दोनों में 6-6 अंगों की चर्चा मिलती है। घेरंड संहिता में 7 अंगों की चर्चा हम लोगों को पता है। उसी तरीके से पातंजल योग सूत्र, मंडल ब्राह्मणोपनिषद और सांडिल्योपनिषद ना, इन तीनों में 8 अंग पहले के तो आपको पता ही है ना। 8 अंग कहाँ-कहाँ है? रत्नावली हो गए, वशिष्ठ संहिता हो गए, योग सूत्र हो गए। यहाँ अष्टांग योग मिलती है। और कहाँ मिलता है अष्टांग योग? जल्दी बताइए तो। इन तीनों के अलावा जल्दी। सबसे सिद्धांत पद्धति में, और सब वशिष्ठ संहिता में। वशिष्ठ संहिता हो गया। इसके अलावा जी। कुछ छूट रहा है? जल्दी बताएं। इतना जल्दी कैसे भूल गए? त्रिशिखी ब्राह्मण नहीं याद है आपको? जी सर। हाँ, तो इन सारे जगह पे कहाँ-कहाँ हठ रत्नावली, वशिष्ठ संहिता, योग सूत्र, शिव सिद्धांत पद्धति, त्रिशिखी ब्राह्मण में अष्टांग योग तो मिलते हैं। इनके अलावा कहाँ? पतंजल योग सूत्र, ये तो यहाँ लिखा हुआ है। इसके अलावा मंडल ब्राह्मणोपनिषद और सांडिल्योपनिषद, हाँ, इनमें क्या है? 8 अंग एवं तेज बिंदु उपनिषद में 15 अंक की चर्चा मिलती है। तो ये बात आपको याद होना चाहिए कि कल को क्वेश्चन बने कहीं से भी, ये आपके टेक्स्ट में दिया हुआ है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना सभी को? इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आप फिर अब कभी नहीं भूलिएगा ना। ये अलग से दिया हुआ है इसलिए। हाँ, गोरख संहिता, अमृतोपनिषद, हिरण्य संहिता, पतंजल योग सूत्र। इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है जो आपको पहले नहीं पता था? एक तो ये हो गया मंडल ब्राह्मणोपनिषद, अमृतोपनिषद, सांडिल्योपनिषद और तेजो तेजो बिंदु उपनिषद ना। ये 4 आप याद कर लीजिएगा। आइए एक और चीज हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो हम लोग वीरासन देखते हैं ना, वीरासन के बाद कुर्मासन। तो कुर्मासन के लिए क्या बोला गया? यहाँ पे देखिए कि तेज बिंदु में तेजो बिंदु में इस आसन का नाम योगासन बताया गया। किसका? कुर्मासन का। हाँ, कुर्मासन का। अब तेज बिंदु में कितने अंगों की चर्चा मिली? अभी पढ़ा आपने, कितने अंग? 15। तो 15। हाँ, अब दो दो बात याद रखिएगा तेज बिंदु उपनिषद के अनुसार। एक तो 15 अंगों की चर्चा मिलती है, और कुर्मासन में वहां पे योग आसन को कुर्मासन बोला गया है। ठीक जैसे गोरख संहिता भद्रासन का अन्य नाम गोरक्षासन है ना। भद्रासन का अन्य नाम गोरक्षासन है। ये हठ प्रदीपिका की हम लोग बात कर रहे हैं। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, ये बात हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा ना। ये दो बात नई थी जो मुझे आपको बताना था। और आइए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक कल हम लोगों ने किया था? ओके, एक दो क्वेश्चन और मैं पूछ लेता हूँ पहले के षट्कार में ही। शुरू करेंगे आज। हाँ हाँ हाँ। भावना जी आप एक बार बता दें, नाड़ी शुद्धि के चिन्ह कौन कौन से हैं हठ प्रदीपिका के अनुसार? जल्दी बताइए, बताइए। यदा तू नाड़ी शुद्धि शास्त्र चिन्हानी बाह्यता। मेरी आवाज हाँ आ रही हाँ, है? आ रही आ रही आ रही, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। जी। इसमें शरीर पतला हो जाता है, कांतिमान हो जाता है, कायस्य हाँ, कायस्य कृशता, कांति स्थिता, आगे। जठराग्नि प्रदीप्त होती है, नाद का अनुभव होता है और आरोग्य लाभ कुछ होता छूट है। गया आपका? एक चीज छूट गया। और ये स्थूलता और कफ नहीं। अ, देखिए। इसमें श्वास के इच्छा के अनुसार जो श्वास लेते हैं उसको रोक सकता है। हाँ, इच्छा अनुसार कुंभक रोक कह सकता है। सकते हैं इसको। बढ़िया। और यहीं तक हम लोगों ने कल किया था ना, यहाँ तक क्या क्या किया था ये देखिए। कायस्य क्रिस्ता, ये नाड़ी शुद्धि के चिन्ह है आपके हठ प्रदीपिका के अनुसार। कायस्य क्रिस्ता, आपका शरीर पतला हो जाता है। कांतिस तथा, आपके अंदर कांति होती है। फिर यथेष्ट धारणम वायु, ये यहाँ तक है ना। यथेष्ट धारणम वायु, इच्छा अनुसार श्वास रोक सकते हैं। अनलस्य प्रदीपनम ना, आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है। नादादि व्यक्ति, आपका नाद का अनुभव होता है। और आरोग्यता आती है। ये 6 इसी क्रम में आप याद रखिएगा, नहीं तो भावना जी आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसी क्रम में ना, क्रम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको पता होगा मैं क्यों क्रम क्रम बार बार कह रहा हूं ना। ओके, यहां तक हम लोगों ने कल कर लिया था। आइए आज यहां से शुरू करते हैं। यहाँ से अभी पिछली बार ही क्वेश्चन बना था, इस बार नहीं, इसके जस्ट पिछले बार, कि किनको सत्कर्म करने के लिए कहा गया है ना।
षटकर्म किनको करने के लिए कहा गया, तो ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, मेद श्लेष्मा अधिक, जिनका मेद और श्लेष्मा बढ़ा हुआ है, पूर्वम षटकर्माणि समाचरेत, अन्यस्तु नाचरेतानि दोषानाम संभावतः। तो जिनके मेद श्लेष्मा क्या है, अधिक है, उनको पहले षटकर्म करने के लिए बोला गया है। और अगर आपके दोष सम है ना, वात पित्त का सम है, तो अन्य स्तुना चरितानी, अन्यथा इसका कोई जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है सभी के लिए। इसलिए कि जब आप अन्य पुराने हठ योग की टेक्स्ट देखते हैं ना, तो वहां पे आपको षटकर्म की चर्चा नहीं मिलती है ना, आपको सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, आपको वशिष्ठ संहिता में, आपको गोरख संहिता में सिद्ध षटकर्म की चर्चा नहीं मिलती, क्योंकि हो सकता है उस समय का जो लाइफ स्टाइल रहा करता होगा, लोग उस समय बहुत सिंपल लाइफ जीते थे ना, बहुत ज्यादा फ्राइड फूड वगैरह नहीं खाते थे, बहुत ज्यादा ऑयली खाना नहीं खाते थे ना, सिंपल कच्चा खाना खाते होंगे, इसलिए वहां उस समय क्या होता, सारा सम दोष रहता होगा, तो फिर वो डायरेक्टली आसन प्राणायाम मुद्रा बंध से अभ्यास शुरू करते थे, ऐसा मेरे हिसाब से होगा उस समय। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, ये सब चीजें देखने में आई, तो फिर योगी उसको फिर अपने हिसाब से षटकर्म इम्प्लीमेंट किए ना। अब आगे फिर क्या कहा गया, ये कर्म ना, ये षटकर्म का क्रम है, ये इसी सीक्वेंस में आप इसको याद करेंगे। आप गेरंड संहिता देखेंगे, वहां अलग क्रम दिखेगा, आप हठरत्नावली देखेंगे, वहां अलग सीक्वेंस दिखेगा, और सीक्वेंस से क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। 1-2 साल पहले पूछा जाता था, इधर से अभी नहीं आ रहा है, हो सकता है हठ रत्नावली से पूछे, इसलिए मैं उस पर जोर दिया था, आपको याद कराया था। जब हम लोग हठ रत्नावली पढ़ेंगे इधर 9 से 10 के क्लास में, तो फिर मैं आपको याद करा दूंगा। अभी के लिए आप हठ प्रदीपिका वाले याद करें ना, क्या बोला गया, धौतिर बस्ते तथा नेति, त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भाती ना, तो ये एक हो गया धोती, 2 बस्ती, 3 नेति, 4 त्राटक, 5 नौली, और 6 कपाल भाती। यही क्रम लगाने आता है ना, तो एक बार मैं श्लोक पढ़ देता हूँ। धोतिर्बस्तिस् तथा नेति, त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भातिश्चेतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। तो इसी क्रम में इसको याद रखिएगा। अब इसमें वैसे कुछ बताना नहीं, अभी आगे हम लोग एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि आप इसका क्रम याद रखिएगा, हाँ, इसी क्रम में याद रखना है आपको। आगे चलते हैं, आगे फिर क्या बोला गया, कर्म षटकम इदम गोप्यम घट शोधन कारकम, विचित्र गुण संधाई पूज्यते योगी पुंगवे। हाँ, तो ये जो है कैसा है, गुप्त है, जो घट शोधन है ना, यही घटस्थ योग हम लोग कहते हैं वहां पे, गेरंट संहिता में घटस्थ योग ना। तो ये क्या है, घट को शोधन करने का कारक है, कारण है क्या, ये षटकर्म जो बताया गया है, और कैसा ये गोप्य है, और इसको क्या करना है, एक तरीके से ये पूजित है योगियों द्वारा ना, बहुत महत्व दिया जाता है योगियों द्वारा इसको, षटकर्म को। आगे चलते हैं हम लोग, कुछ समझ में नहीं आए तो आप रोक करके पूछ लीजिएगा। चलिए, ओके, आते हैं धोती की बात करते हैं ना। सबसे पहला धोती था ना, धोतिर बस्तिस तथा नेति, तो धोती की बात करते हैं, क्या बोला गया, चतुर अंगुल विस्तारम, 4 अंगुल चौड़ा, और हस्त पंच दशायतम, 15 हाथ लंबा। ये याद रखिएगा, क्या है, ये वस्त्र की लंबाई एवं चौड़ाई है ना, ये 15, ये 4, 4 अंगुल है ना, 4 उंगली जब आप एक साथ रखते हैं उसी को 4 अंगुल बोलते हैं। और 15 हाथ, 15 हाथ जब बोलते हैं, तो कहाँ से एक हाथ कैसे बोलते हैं, आपकी जैसे ये उंगली है, तो उंगली से लेके केहूनी तक का लेंथ को हम लोग एक हाथ बोलते हैं, ऐसे करके ना, एक हाथ, ये एल्बो है, इसी को हम लोग एक हाथ बोलते हैं जनरली। तो 15 हाथ लंबा, 15 अंगुल नहीं है, ये याद रखिएगा, हस्त पंच दशायतम, और 4 अंगुल चौड़ा बोला गया। फिर गुरु उपदिष्ट मार्गे न सिक्तम वस्त्रम सनेर ग्रसे, तो जैसा गुरु बताएंगे उनके हिसाब से, उनके मार्ग पर आपको क्या करना है, उस वस्त्र को क्या करना है, ग्रसन करना, उसको खाना है, और फिर उसका रेचन करना है ना, उसी वस्त्र को नीचे बाहर निकाल देंगे। और यही क्या बताई गई, धोती बताई गई। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही है, इसकी डायमेंशन याद रखिएगा, 15 हाथ है ना, और 4 अंगुल, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप विधि प्रैक्टिकल सेशन में आपने पढ़ा ही होगा कभी ना कभी। अब आते हैं यहाँ पे, इसके लाभ बताए गए ना। अब कल मैंने एक सीक्वेंस बताया था, मैं नाम लूंगा जिनका, वही बताएंगे ना। आ, शिवानी जी, आप थे ना कल क्लास में? नहीं सर, आज ही ज्वाइन हुए हैं। अच्छा, आ,
कौन थे और ये तो मॉर्निंग में मैंने पूछ लिया था इनसे। भावना जी आप ये मुझे बताएं कि जो प्राणायाम के गलत करने से बीमारी होते हैं ना उनका सीक्वेंस बताएं तो जरा। समझ में आया क्वेश्चन आपको मैंने क्या बोला? प्राणायाम को गलत तरीके से करने से जो रोग उत्पन्न होते हैं उनका क्रम बताएं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है ना, जल्दी बताइए भावना जी। नहीं, चलिए जितेंद्र जी आप ही बता दीजिए। हिक्का श्वासस्य कासस्य शिरः कर्णाक्ष वेदना। बहुत टाइम लग जाता है ना आपको माइक ऑन करने में, थोड़ा पहले किया कीजिए ना। हिक्का श्वासस्य कासस्य ना सिरः कर्ण और अक्ष, ये बताएगा ना। हिक्का श्वासस्य कासस्य, ठीक है क्या निवेदिता जी? जी सर सही। ये याद रखिएगा ना, पहले क्या हिचकी, श्वास, फिर ये दम्मा, फिर खांसी, सिर, कर्ण और आंख की पीड़ा या उनके रोग उत्पन्न हो सकते हैं ना। ये कब होगा? प्राणायाम के गलत करने के तरीके से ना। वहां था ना प्राणायाम युक्त ना सर्व रोग क्षयो भवेत और अयुक्त अभ्यास ना सर्व रोग समुद्भव ना, ऐसे था। और ये बीमारी का क्रम है, 2 बार क्वेश्चन आए हैं। अब मेरे हिसाब से क्वेश्चन हो सकता है ये बने कि प्राणायाम कौन से रोग हैं ना, कौन से रोग हैं जो धोती से तो ठीक होते हैं, धोती से ठीक होते हैं लेकिन प्राणायाम के गलत करने से उत्पन्न हो सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया इसका लाभ, कासश्च श्वासश्च, कास श्वास प्लीहा कुष्ठ कफ रोगांश्च विंसति। तो यहाँ पे देखिए एक क्या हो गया आपका, कास हो गया और एक हो गया श्वास है। तो एक खांसी, एक दम्मा। अब यहाँ पे भी है ना यही कास और श्वास, लेकिन हिक्का नहीं है ना। अगर ये बहुत डीपली पूछा जाए तो हो सकता है क्वेश्चन ये बिल्कुल बन सकेगा। इसलिए मैं आपके लाभ, अभ्यास के लाभ को संस्कृत में याद करने के लिए मैं आपको बोलता हूँ ना, ये याद रख लीजिएगा। एक बार मैं पढ़ देता हूँ ना। कासस का श्वास प्लीहा कुष्ठ, तिल्ली रोग जो होता है और कुष्ठ रोग जो होता है, और कफ रोगांश विंसति, 20 प्रकार के कफ रोग दूर होते हैं किसके अभ्यास से? धोती के अभ्यास से। हाँ, तो क्वेश्चन बनता है कि 20 प्रकार के कफ रोग किस अभ्यास से दूर होते हैं? तो याद रखिएगा एकमात्र धोती है ना। और फिर यही बोला धोती कर्म प्रभाव है ना प्रयांत एव ना संशय है ना, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 20 प्रकार के कफ रोग दोष दूर होते हैं ना। तो ये लाइन याद रखिएगा ना, काश श्वास प्लियकुष्ठ कफ रोगांश विंसति। अब आगे चलते हैं, क्लियर है ना ये सभी को? विजेंद्र जी और शिवानी जी, चंदन जी, उदय जी, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जी सर। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे गजकर्णी की चर्चा हम लोगों को मिलती है लेकिन इनको सटकर्म में शामिल नहीं किया गया है ना। तो ये अगर क्वेश्चन बने कि कौन से कर्म को हठ प्रदीपिका में उसकी चर्चा मिलती है ना, तो ये याद रखिएगा चर्चा मिलती है गजकर्णी की ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 25 श्लोक है और यहाँ पे इसके 26 श्लोक है, मतलब चर्चा मिलती है लेकिन सटकर्म में शामिल नहीं किया गया है ना। अब गजकर्णी क्या है इसको समझ लेते हैं। क्या बोला गया? उदरगत पदार्थम उदमंती पवन पानम उदीयर कंठ नाले ना। तो इसको हम लोगों ने रत्नावली में अच्छे से देखा था। हल्का सा समझ लेते हैं यहाँ पे कि जो आप खाना खाते हैं ना, कभी कभी क्या होता है वो आपके स्टमक से इंटेस्टाइन में नहीं जा पाता, जिसकी वजह से हो सकता है आपको पूरे दिन अजीब सा लगता रहे। तो जब आप उस खाने को बाहर निकाल देते हैं उसी को गजकर्णी क्रिया बताई गई ना। अक्सर जानवर लोग को आपने ये क्रिया करते हुए देखा होगा। यही चीज गजकर्णी है ना। ये यहाँ से कभी क्वेश्चन बने नहीं है लेकिन ये आप ये याद रखिएगा कि गजकर्णी की चर्चा हम लोगों को हठ प्रदीपिका में मिलती है लेकिन सटकर्म में शामिल नहीं किया गया। आते हैं बस्ती की बात करते हैं। जब आप धोती की बात किए तो धोती किसकी सफाई थी? आपके ओइसोफेगस रीजन ना, आपकी फूड पाइप की और आपके स्टमक की ना। वो कपड़ा एक्चुअली में कहाँ गया? आपके पेट में गया। तो आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि आपके अपर ट्रैक की ना, अपर ट्रैक की सफाई आपके धोती कर्म से होती है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से ना, धोती से आपकी किसकी सफाई हुई? पेट की और फूड पाइप की। लेकिन जब आप
बस्ती की बात करते हैं तो बस्ती आपके लार्ज इंटेस्टाइन से संबंधित है ना, लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको पानी में जा करके आपको एनस के द्वारा, आपके गुदा मार्ग के द्वारा पानी को खींचना रहता है ना, और इसी को हम लोग बस्ती बोलते हैं। तो श्लोक क्या बोला गया, नाभि दग्न जले, हाँ नाभि प्रयत्न पानी में क्या करना है आपको, खड़े हो जाना है। फिर पायु अन्य नालोत्कटासन ना, वहां पे जाकर के उत्कट आसन में बैठ जाना ना, जैसे आप इंडियन स्टाइल में वॉशरूम जाते हैं तो जिस पश्चर में हम उस समय बैठते हैं उसी को उत्कट आसन बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा कि उत्कट आसन का प्रयोग हम लोग बस्ती कर्म के दौरान करते हैं ना, और उसी दौरान क्या होता है, पानी को आपको ऊपर की ओर खींचना होता है ना। तो कैसे करेंगे, आधार आकुंचनम, आधार का क्या करेंगे, आकुंचन और प्रसारण करेंगे, जिससे क्या होगा कि पानी आपके गुदा मार्ग में प्रवेश करेगा। तो आधार आकुंचनम कुर्यात करके छालनम बस्ती कर्म तथा, हाँ, जब उसका प्रक्षालन करते हैं, जब उसको बार बार आप करते हैं, जब उसको पानी को बाहर निकालते हैं तो उसका क्या होता है, प्रक्षालन होता है, उसकी सफाई होती है, और इसी को बस्ती कर्म बोला गया है ना। विधि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, इंपॉर्टेंट जैसे धोती में क्या था, उसकी लंबाई 15 हाथ 4 अंगुल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या, उत्कट आसन लेना है और नाभि जल मग्न पानी में आपको बैठना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके लाभ होते हैं ना, लाभ से ही ज्यादातर क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब लाभ क्या बोल दिया गया, इसको पढ़ते हैं। अब लाभ क्या बोला गया, एक बार मैं पहले पढ़ देता हूँ। गुल्म प्लीहा उदरम चौ अपी वात पित्त कफोद भवा। तो इससे किसका किसका नाश होता है, एक तो गुल्म रोग, पेट संबंधित, पेट में जो गोला वगैरह बन जाता है वो ठीक होता है। फिर प्लीहा तिल्ली रोग, प्लीहा उदरम ना, पेट से संबंधित रोग। फिर वात पित्त कफोद भवा, मतलब ये तीनों दोषों को एक तरीके से सम करता है। तो क्वेश्चन ये याद रखिएगा कि कौन सा कर्म कर्म दे, अगर षटकर्म दे तब तो आप क्लियरली बता देंगे, लेकिन अगर षटकर्म के बिना भी पूछे ना, सीधा दे देगा किसके अभ्यास ना, अगर अभ्यास लिखेगा तो अभ्यास में क्या होंगे, षटकर्म भी हो सकते हैं, आसन भी हो सकते हैं, प्राणायाम भी हो सकती है, मुद्रा भी हो सकती है। तो अभ्यास देगा तो क्वेश्चन बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो याद रखिएगा किसके अभ्यास से तीनों दोषों का, या तीनों दोष सम हो जाते हैं, तो बस्ती के अभ्यास से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। और क्या होते हैं ऐसे, गुल्म प्लीहा उदरम, गुल्म प्लीहा उदरम, ये तीनों रोग भी ठीक होते हैं बस्ती के अभ्यास से, और वास्तविक कफोद्भवा सम होते हैं। तो समझ में नहीं आया विजेंद्र जी तो आप पूछ लीजिएगा। आगे फिर क्या बोला गया, वस्ती कर्म प्रभावेन क्षीयन्ते सकलामय, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बस्ती अभ्यास बोलते हैं, बस्ती कर्म बोलते हैं ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब इसका और लाभ बताएंगे ना, और लाभ बताएंगे। वो तीन तो हो गए ना, गुल्म प्लीहा उदरम और वात पित्त कफोद भवा। इसके अलावा इनका क्या बताएंगे, और यहाँ से क्वेश्चन आए थे इस बार ना, इस बार आए थे। क्या होता है इससे, धातु ना, धातु इंद्रियान अंतःकरण प्रसादम, धातु इंद्रिय है ना, और अंतःकरण की क्या होती है, प्रसन्न होती है, प्रसन्नता होती है, और आपको कांति आती है। ये वही वाली कांति है जो नाड़ी शुद्धि में थी, हाँ, काय से कृष्णा कांति तथा, ये वही कांति है ना। तो कांति और दहन प्रदीप्तम, आपकी जठराग्नि भी प्रदीप्त होती है ना, जठराग्नि। और अशेष दोष अपचयम ना, जो भी दोष आपके असम है, बिगड़े हुए, वो भी क्या हो जाते हैं, सम हो जाते हैं। निहन्याद अभ्यासनम जल बस्ती कर्म ना, जल बस्ती, यहाँ पे याद रखिएगा बस्ती की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जल बस्ती ही हम लोगों को मिलती है ना, जल बस्ती। तो पूछा जाए कि हट प्रदीपिका में कौन सी बस्ती मिलती है, तो जल बस्ती याद रखिएगा। हाँ, इसके अभ्यास से ये सारी चीज होते हैं ना, धातु इंद्रिय अंतःकरण की प्रसन्नता, कांति आती है, और जठराग्नि प्रदीप्त होती है। ऊपर हम लोगों ने देखा ना, गुल्म प्लीहा और उदर रोग ना, उदरम, और वात पित्त और कफोद्भव, ये तीन तो हुआ ही, और ये भी बैलेंस होते हैं। और धातु इंद्रिय अंतःकरण की प्रसन्नता, कांति और जठराग्नि प्रदीप्त होती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हैं तो कम से कम स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ये मैं हाईलाइट करूंगा तो आपको ध्यान में रहेगा ना। आइए आगे चलते हैं। ओके, नीति की बात करते हैं। नीति के लिए क्या बोला गया है, सूत्रम विशस
वितस्ती ना, एक वितस्ती बोल दिया गया। एक वितस्ती में कितना लेंथ होता है? 9 इंचेस, 9 इंच। 9 इंच। तो ये याद रखिएगा कि धोती वस्त्र की लंबाई 4 अंगुल और 15 हाथ बताया गया ना, हाथ। नेति एक वितस्ती बताया गया, एक वितस्ती। क्या बोला गया? सूत्रम वितस्ती सुस्निग्धम नासा नाले प्रवेशयेत्। तो आपको क्या लेना है? एक सॉरी सूत्र लेना है, कितना? 9 इंच लंबा, जो सुस्निग्ध हो, हल्का चिकना हो ना, घी में डुबा हुआ वस्त्र ही हम लोग अक्सर यूज करते हैं। उसको क्या करना है? नासा नाले प्रवेशयेत्, नासिका मार्ग से क्या करेंगे? उसका प्रवेश करेंगे। और मुखा निर्गम ये क्षय सा, हाँ, उसको क्या करेंगे? मुख से बाहर निकालेंगे। और नेति सिद्ध निर्गद्यते ना, इसी को क्या बोला गया? नेति बताई गई। यहाँ पे याद रखिएगा सूत्र नेति मिलती है, ना कि जल नेति ना। हट प्रदीपिका में केवल और केवल सूत्र नेति, और बस्ती की बात करें तो केवल और केवल जल बस्ती की बात की गई है। इसी को यहाँ पे सूत्र नेति बताया गया। अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? ये लेंथ इंपॉर्टेंट है, 9 वितस्ती। अब अगेन इसकी जो इंपॉर्टेंट होगी, क्या इंपॉर्टेंट होगी? इसका लाभ। तो इसके लाभ क्या बताए गए, इसको पढ़ लेते हैं ना। लाभ क्या बोला गया? कपाल शोधनी, आपके कपाल, आपके ललाट का शोधन करता है, फोरहेड का शोधन करता है। दिव्य दृष्टि, इससे दिव्य दृष्टि आपको मिलती है। और ऊर्ध्व जत्रु रोग, गले से ऊपर का रोग ना, आपके क्लेविकल बोन ना, जो आपके कंधे की हड्डी होती है ना, उसके ऊपर ऊर्ध्व जत्रु रोग को ये ठीक करता है। जितने भी ऊर्ध्व जत्रु रोग जैसे आपके गले से संबंधित अगर कोई रोग होगा, ईएनटी बेसिकली है, ईयर नोज थ्रोट, हाँ, ईएनटी डिपार्टमेंट भी होता है मेडिकल में। तो थ्रोट से संबंधित, नोज से संबंधित और ईयर कान से संबंधित बीमारियों को ये ठीक करता है। उसी को जत्रु ऊर्ध्व जात रोगोद्यम नेतिराशु निहंति च ना। तो 3 लाभ हो गए, कपाल शोधन, दिव्य दृष्टि और ऊर्ध्व जत्रु रोग। ये 3 लाभ हो गए आपके नेति के। और नेति की लंबाई एक वितस्ती 9 इंच बोल दिया गया ना। आगे चलते हैं त्राटक में। अब त्राटक क्या बोला गया? निरीक्षे निश्चला दृशा, हाँ, एकदम अचल दृष्टि से क्या करना है आपको? सूक्ष्म लक्ष्य समाहित है ना, कोई सूक्ष्म लक्ष्य को देखना है। जनरली हम लोग कैंडल फ्लेम को देखते हैं ना, या वो हो सकता है आपकी सूरज की भी, मॉर्निंग में जो उगता हुआ सूरज को भी हम लोग देखते हैं त्राटक के लिए ना। फिर क्या बोला गया? अश्रु संप्रया पर्यंतम, हाँ, जब तक आपके आंखों से आंसू पर्यंत ना हो जाए, एकदम आंसू गिरने ना लगे, तब तक क्या करना है? उसको निरीक्षेत ना, उसको देखना है। कब तक? सूक्ष्म लक्षण। और यही क्या हो गया? त्राटक हो गया। अगेन इसका लाभ इंपॉर्टेंट होगा। इस बार क्वेश्चन आया था कि किस किस अभ्यास के बारे में, या त्राटक, हाँ, त्राटक के लिए क्या कहा गया है ना। और ऑप्शन में ये दो, एक दो थे ना। एक तो अश्रु प्रयत्न थे ना, अश्रु प्रयत्न, और दूसरा ये था सूक्ष्म लक्ष्यम, ऐसे करके था। और भी 2-4 थे। तो ये याद रखिएगा, एक तो आपको क्या करना है? आंसू गिरने तक उसको देखना है। और लक्ष्य कैसा होना चाहिए? सूक्ष्म लक्ष्य। ओके। अब अगेन इसका लाभ फिर इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसका लाभ क्या बोल दिया गया यहाँ पे? नेत्र रोगा नाम, नेत्र के रोगों को ठीक करता है। तंद्रा आदि नाम, हाँ, तंद्रा वगैरह ठीक करता है। कपाटकम। फिर आगे इसी के लिए क्या बोला गया? यत्न तस्त त्राटकम गोप्यम, इसको क्या करना है? गुप्त रखना है। कैसा? हाट कपेटकम, सोने की पिटारी के समान इसको गुप्त रखना है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक तो सोने की पिटारी के समान किस अभ्यास को गुप्त रखने के लिए कहा गया है? तो त्राटक हो जाएगा। दूसरा, देखिए, इसमें हठ प्रदीपिका के अनुसार दिव्य दृष्टि नहीं बताई गई है ना। दिव्य दृष्टि त्राटक का लाभ नहीं है, ये आपके नेति का लाभ है। तो ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन होता है कि दिव्य दृष्टि किसका लाभ बताया गया। तो याद रखिएगा, वो नेति का लाभ बताया गया, ना कि त्राटक। त्राटक का केवल नेत्र रोगों को ठीक करता है। और तंद्रा आदि ना, जो नींद वगैरह, जो जमाई वगैरह आती है आपको, आलस वगैरह था, उसको ठीक करता है ना। तो बस एक लाभ नेत्र रोगा नाम और तंद्रादीना नाम, यही बताया गया। और इसको सोने की पिटारी के समान गुप्त रखने के लिए कहा गया है। बस आगे चलते हैं हम लोग। अब नौली की बात करते हैं।
हाँ था ना, धोतिर बस्तिस तथा नेति त्राटकम नौलिकम तथा ना, त्राटक नौली और फिर कपालभाति। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, त्राटक हो गया। नौली की बात करते हैं। नौली के लिए क्या बोला गया? अमंद वर्त वेगेना तुंदम सव्याप सव्यता। तो आपको क्या करना है? अमंद वर्त वेगेना, बहुत तेजी से क्या करना है? तुंदम, आपको अपने पेट को क्या करना है? घुमाना है। कैसे? सव्यप मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड ना, कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, सव्य गुल्फम। सव्य मतलब लेफ्ट होता है ना, तो लेफ्ट साइड से राइट साइड इसको आप घुमाएंगे। और नतान तो भ्राम ये देशा नौली सिद्धे प्रचक्ष यते ना, इसी को नौली बोल दिया गया, पेट को घुमाना ना, बस लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। यहाँ पे नौली के कोई प्रकार नहीं बताए गए। जब आप रत्नावली पढ़ेंगे तो वहां पे इसके प्रकार भी देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए याद रखिएगा, यहाँ धोती भी एक है, बस्ती भी एक है, नौली भी एक है, नेति भी एक है, त्राटक भी एक है ना, लेकिन अन्य ग्रंथों में अलग अलग मिलेंगे। यहाँ आप याद कीजिएगा, सारे एक ही बताए गए। अब इसका लाभ ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, बस बोल दिया गया कि जो आपकी जठराग्नि मंद है ना, मंद अग्नि संदीपनम, हाँ जठराग्नि प्रदीप्त करती है, बस एक वही बताया गया। और यह क्या है? आनंद देने वाली है। कौन? नौली। बस ये दो चीज याद रखिएगा, एक जठराग्नि प्रदीप्त करती है और आनंद देने वाली। अशेष दोष मया शोषणी हट क्रिया मोलिरियम। तो मोलिरियम वर्ड जो यूज किया गया ना, आजकल पूछा जाता है ऐसे, तो मोलिरियम वर्ड किसके लिए? नौली के लिए यूज किया गया। ये बात आप याद रखिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट एक वही है, जठराग्नि प्रदीप्त करती है आपकी नौली ना। अब आते हैं कपालभाति। कपालभाति के लिए क्या बोला गया? वस्त्र वस्त्रावल लोहार कस्य ना, जैसे लोहार की धोखनी के भांति क्या करना है आपको? रेचक पूरक संभ्रमो, हाँ पूरक और रेचक करना है, बहुत तेजी से लेना है छोड़ना है, लेना है छोड़ना। जनरली कपालभाति में हम लोग क्या करते हैं? केवल और केवल रेचक करते हैं ना, सामान्यतः जो आजकल करते हैं। लेकिन जब आप हट प्रदीपिका की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बोला गया है? रेचक पूर्व संभ्रमो, फिर कपाल भातिर विख्याता कफ दोषा विशोषणी। तो कफ दोष, तो कफ दोष में कौन कौन लाभदायक हो गया, एक बार बता दीजिए तो, जितना अभी हम लोग पढ़े हैं। कफ दोष में कौन कौन लाभदायक था? बस्ती है सर, और कपालभाति। तो धोती बस्ती, कपालभाति धोती है। कपालभाति बस्ती, सर सीक्वेंस में पढ़ना तो कपालभाति, धोती बस्ती और कपालभाति डीबीके। कपालभाति। हाँ, ये केवल कफ दोष की मैं बात किया हूं ना, अन्य दोषों की बात करूंगा, तीनों दोष बोलेंगे तो बस्ती आ जाएगी, 20 प्रकार के कफ दोष बोलेंगे तो धोती आ जाएगी, केवल कफ दोष बोलेंगे तो कपालभाति आएगी। ये छोटा छोटा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में ना, कि वात दोष में कौन लाभदायक होता है। जब प्राणायाम देखेंगे तो वहां भी हम लोग इस चीज को देखेंगे, वहां पे भी हो सकता है आपको कफ दोष वात दोष दिखे, तो आप याद करते जाइएगा। अभी के लिए यहाँ पे केवल और केवल कफ दोष बताया गया है, कपालभाति, हाँ हट प्रदीपिका के अनुसार। आइए आगे चलते हैं। ये हम लोग षटकर्म खत्म हो गया। यहाँ तक इन्हीं को कोई डाउट कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए ना। कुछ उपमा जी, चंदन जी, वीरेंद्र जी, उदय जी, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए ना। चले आगे। ओके, अब आगे क्या बोला गया है कि जो षटकर्म हम लोग किए ना, षटकर्म करने के बाद इससे क्या हुआ? आपकी कफदोष, आपके मोटापा सब दूर हो गए, और इसके बाद जो भी मल थे वो भी दूर हो गए। इसके बाद आप क्या करें? प्राणायामम ततः कुर्यात। तो इसके बाद आप प्राणायाम का अभ्यास करिए षटकर्म के बाद। और कुर्यात अनायासेन सिद्ध्यति, तो प्राणायाम तथा कुर्यात, उसके बाद जब आप प्राणायाम करते हैं तो अनायासेन सिद्ध्यति, वो अनायास ही सिद्ध हो जाता है। ठीक जैसे आप सिद्धासन करते हैं तो तीनों बंध अनायास लग जाते हैं, उसी तरीके से जब आप षटकर्म करके आपने क्या किया? अपना मोटापा दूर कर लिया, अपने कफ को दूर कर लिया, अपने जितने मल थे उसको दूर कर लिया, तो उसके बाद जब आप प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम अनायास ही सिद्ध हो जाता है। और प्राणायाम का एक ही है ना, कि आप केवल कुंभक को अटेन कर सको, इसलिए प्राणायाम हम लोग करते हैं ना। अब आगे फिर क्या बोला गया, इसको पढ़ते हैं। अन्य लोगों के लिए क्या बोला गया? कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि केवल और केवल जो है ना प्राणायाम करके आप, मतलब अन्य जो चीज की है, जैसे षटकर्म किए ना, तो षटकर्म करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट मुद्रा और बंद को भी ये लोग बोलते हैं ना, मुद्रा बंद आसन वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, केवल आप प्राणायाम करके ही आप एक तरीके से सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं ना। तो ये कुछ
अन्य लोगों का मत है ना कि केवल प्राणायाम के द्वारा ही सभी प्रकार के मलों की निवृत्ति होती है, ऐसा कुछ आचार्यों का मत है। ये वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ब्रह्मा आदि देवता भी काल मृत्यु के भय से प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए ना, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पर्पज से। फिर जब तक शरीर में वायु निरुद्ध है तब तक चित्त शांत है, जब तक दृष्टि भ्रूमध्य है तब तक मृत्यु का भय कैसा, ये भी एग्जामिनेशन से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। फिर विधिवत विधि पूर्वक प्राणायाम के अभ्यास से नाड़ी समूह के भली प्रकार निर्मल हो जाने पर वायु सुषुम्ना मुख का भेदन करे। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बता देता हूँ। क्या बोला गया कि विधिवत, ना विधिवत मतलब पहले आसन बताया गया, उसमें मिताहार वगैरह सब इंक्लूड है ना। जब आसन की बात करें ना तो कुटिया, साधक तत्व, बाधक तत्व सब इंक्लूड है। तो विधिवत जैसा बताया गया, विधिवत प्राणायाम संयमे नाड़ी चक्रे विशोधिते ना, तो जैसा विधि बताया गया उस प्रकार उस हिसाब से करने के बाद आपका क्या होता है, नाड़ी चक्र की शुद्धि हो जाती है, नाड़ी चक्र विशोधते। और उसके बाद सुषुम्ना वदनम भीत्वा, और सुषुम्ना के भीतर क्या होता है, सुखाद विशांति मरुत, हाँ, उस प्राण का संचार आपके सुषुम्ना नाड़ी में होता है। जब आप विधि पूर्वक सारे चीज करते हैं ना, नाड़ी समूह की शुद्धि होती है, तो प्राण का संचार आपके सुषुम्ना में होता है। अब आगे फिर क्या बोला गया, मारुते मध्य संचारे मने स्थैर्यम प्रजायते। और जब आपका मारुते ना, जब आपका प्राण मध्य संचारे सुषुम्ना में ना, सुषुम्ना में संचारे उसका संचार होता है, तो क्या होता है, मन स्थैर्यम, आपका मन आपका चित्त क्या होता है, स्थैर्यम शांत होता है, प्रजायते मतलब होता है। और यो मन सुस्थिरी भाव, और जैसे ही आपका मन क्या होता है, सुस्थिर होता है, स्थित होता है, एक जगह रुकता है, चित्तवृत्ति निरोध होता है, और शैवावस्था मनोमनी, और ठीक उसी समय आप मनोमनी अवस्था को प्राप्त होते हैं, मतलब केवल कुंभक को प्राप्त होते हैं, समाधि की अवस्था को प्राप्त होते हैं ना। और यही बोला था ना कि जब तक आपकी नाड़ियां मल से सहित हैं, या आपकी नाड़ियों में मल भरा हुआ है, तब तक कैसे प्राण का संचार होगा। और जब प्राण का संचार ही सुषुम्ना में नहीं होगा, तो कैसे उन्मनी भाव या मनोमनी भाव होगा। और यहाँ पे वही बोला गया ना कि मारुते मध्य संचारे, जब आपका प्राण मध्य संचारे सुषुम्ना में ऊपर की ओर उठता है, तो मन स्थैर्यम प्रजायते, तो मन क्या होता है, स्थिर हो जाता है। और जब मन स्थिर होता है तब आपको मनोमनी अवस्था की प्राप्ति होती है। यही बात यहाँ पे बताई गई है ना कि यही सुषुम्ना में प्रवेश होने पर मन स्थिरता उत्पन्न होती है, और मन का भली प्रकार स्थिर होना, उसे ही अनुमनी मनोमनी अवस्था कहा गया है। अब आगे फिर क्या बोला गया, तत्सिद्धये विद्यान विधान ज्ञानिश्च चित्रान कुर्वन्ति कुंभकान ना। तो जब ऊपर जैसा बताया गया विधि पूर्वक ना, अगेन फिर बोल रहा है कि उन्मनी अवस्था की प्राप्ति के लिए विविध प्रकार के कुंभक, अब कुंभक की चर्चा करेंगे ना, कुंभक का अभ्यास करते हैं, और विविध प्रकार के कुंभकों का अभ्यास करने से विविध सिद्धियां उत्पन्न होती है ना। सिद्धियां मतलब वही कामदेव के समान शरीर, आपको सृष्टि संहार करता है, ये एक्चुअली एक तरह की सिद्धियां ही है ना। तो आसन, विजेंद्र जी मैंने आपसे पूछे थे ना, आसन याद कीजिए, आसन हम लोगों को अट प्रदीपिका में 15 आसन मिलते हैं, षटकर्म हम लोग को 6 मिल गए, कुंभक अब हम लोग को 8 मिलेंगे ना, 8 कुंभक मिलेंगे। मुद्रा की चर्चा करेंगे तो 10 मिलेंगे ना, ये बात मोटा मोटी याद रखिएगा आप। अब कुंभक के नाम और कुंभक इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में आप याद करेंगे। क्या बोला गया, अत कुंभक भेद, कुंभक भेदा। अब कुंभक के भेद बता रहे हैं, क्या क्या है, सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। एक बार मैं पढ़ देता हूँ, सूर्य भेदनम उज्जाई शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लाविनी त्यष्ट कुंभका ना। ये 8 कुंभक इसी क्रम में याद रखिएगा। एक तो इनके अलावा और कोई कुंभक यहाँ पे नहीं है ना, तो क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज मत होना, 7 और 8। और अभी ये याद कर लीजिए तो बेहतर है, नहीं तो फिर जब आप घेरंट संहिता पढ़िएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि लगभग मिलता जुलता ही रहेगा, एक दो इधर उधर होगा तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगी ना। अब एक एक कुंभक के बारे में यहाँ पे बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें की चर्चा यहाँ पे की जा रही है, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया, आइए पढ़ते हैं। तो कुंभक की बात तो हो गई, 8 कुंभक जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके बाद क्या बोला गया कि पूरा कांते तू कर्तव्य बंधो जालंधर विधा। तो पूरा कांते, पूरक के अंत में, हाँ, पूर्व कांते मतलब पूरक के अंत में, पूरक मतलब श्वास लेना,
तो श्वास ले लिए, उसके अंत में क्या करेंगे आप, जालंधर बंद लगाएंगे। अगेन फिर क्या बोला गया, कुंभकांते रेचक आदो, ध्यान दीजिए निवेदिता जी ना, कुंभक आंते, कुंभक के अंत में और रेचक के प्रारंभ में क्या बोला गया है, उड्डयन बंद बोला गया है। तो बहुत ध्यान से इसको याद कर लीजिए। हालांकि हम लोग कभी भी कुंभक के अंत में आजकल नहीं लगाते हैं। उड्डयन बंद भी क्या करते हैं, पूरक के अंत में ही ना, पूरक के उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जालंधर बंद लगाते हैं ना, सॉरी, रेचक के बाद क्या करते हैं, उड्डयन बंद लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, रेचक आदो। तो आज के टाइम पे इसको नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम लोग जैसा बुक में बताया गया उसके हिसाब से ही आपको याद करना है, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे क्वेश्चन के, नहीं तो 0 मिल जाएगा ना। तो बुक के हिसाब से चलिएगा तभी मार्क्स मिलेंगे। तो क्या बोला, पूरक के अंत में, पूरक के अंत में आपको जालंधर बंद बोल दिया गया, जालंधर बंद बोल दिया गया, और कुंभक के अंत में और रेचक के प्रारंभ में आपको उड्डयन बंद बोला गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। पूरक के अंत में जालंधर बंद और कुंभक के अंत और रेचक के आरंभ में उड्डयन बंद लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखिएगा। अब अगेन योग बीज वाला भी समझा दीजिए इसमें इसको। हाँ, योग बीज हम पढ़ाएंगे, फिर आपको दिखा देंगे। अभी बहुत बच्चे नए हैं ना, तो कंफ्यूज हो जाएंगे सभी लोग। पढ़ाएंगे, जी घबराइए मत जितेंद्र जी ना। जी जी। आपको याद है तो अच्छी बात है। हाँ, कुछ लोग तो आए नहीं, तो जैसे अब जो लोग आज नहीं आए तो वो क्वेश्चन उनके ध्यान में भी नहीं रहेगा कि खांडिल उपनिषद या में योग के कुछ अंग की चर्चा भी मिलती है ना, तेज बिंदु उपनिषद में भी कुछ अंग की चर्चा मिलती है ना, लोग याद ही नहीं रहेगा उनको। एनीवे, हर क्लास बहुत प्रीसियस होता है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप एक भी क्लास मिस मत करें, आपका जेआरएफ बिल्कुल होगा ना। और अच्छी बात है, कुछ लोग बहुत रेगुलर रहते हैं और मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ। आइए, क्या बोला गया, अधस्ता, हाँ, आपको क्या करना है, आधार, अधस्ता कुंचनेन आंसू, आपको क्या करना है, अधर, हाँ, गोदाम प्रदेश का क्या करना है, आकुंचन करना है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। और कंठ संकोचने कृते, और ऊपर से क्या करना है, जालंधर बंद लगाना है ना, कंठ का संकोचन करना है, मतलब जालंधर बंद लगाना है। और इसके बाद क्या होगा, मध्य पश्चिमम तानेन, और फिर पश्चिमम तानेन ना, पीछे की तरफ मध्य भाग में क्या होगा, स्यात प्राणो ब्रह्मनाडिगा, प्राण का प्रवेश पश्चिम मार्ग से, पीछे की मार्ग से क्या होगा, ब्रह्म नाड़ी में प्राण का प्रवेश होगा ना। जो लोग नए हैं ध्यान दीजिएगा, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर एक और नाड़ी जाती है जिसको हम लोग ब्रह्म नाड़ी बोलते हैं, और जो कुंडलनी आपकी विचरण करती है ये इसी ब्रह्म नाड़ी में जाती है, और प्राण भी उसी ब्रह्म नाड़ी में ही जाता है। कहने को मोटा मोटी देखते हैं सुषुम्ना में, लेकिन सुषुम्ना के अंदर एक और नाड़ी जाती है जिसको हम लोग ब्रह्म नाड़ी बोलते हैं, और प्राण और कुंडली का प्रवेश या मूवमेंट उसी ब्रह्म नाड़ी में कराना हमारा उद्देश्य होता है। और जब आप क्या किए, नीचे से मूलबंध लगाए, ऊपर से जालंधर बंद लगाए, तब जाकर के आपकी प्राण ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश होती है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है ना। अब आगे चलते हैं। अपानम ऊर्ध्वम उत्थाप्य प्राणम कंठा दधो नयेत, योगी जरा विमुक्त सन सोडस शब्द भया भवेत। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला कि जब आप ये चीज करते हैं ना, अपान को ऊपर उठाते हैं मूलबंध के हिसाब से, मूलबंध करके अपान को ऊपर उठाया, फिर क्या बोला गया, प्राणम कंठो दधो नयेत ना, कंठ जालंधर बंद करके अधो नयेत ना, प्राण को क्या किया, नीचे ले गया। इससे क्या होता है, एक तो जरा विमुक्त ना, आपकी बुढ़ापा दूर होती है, और क्या होती है, जो बूढ़े लोग रहते हैं ना, ये 16 शब्द वया ना, 16 साल का युवा हो जाता है। तो क्वेश्चन हो सकता है बन जाए कि कितने साल का युवा हो जाता है। हालांकि ये एक तरीके से अलंकार के हिसाब से यूज किया गया ना, लेकिन अगर वर्ड टू वर्ड खेला जाए तो हो सकता है आपको पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा 16 वर्ष का युवा हो जाता है, क्या करने से, मूल बंद और जालंधर बंद लगाने से ना। यही बात यहाँ पे बोला गया कि अपान वायु को ऊपर उठाकर और प्राण वायु को कंठ से नीचे ले जाना चाहिए, इससे योग साधक बुढ़ापा से मुक्त हो 16 वर्ष के युवक के समान हो जाता है। तो ये 16 नंबर इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा ना। यही होता है जब आप बार बार पढ़ते हैं तो आपको हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। ओके, सूर्यवेदी के लिए पढ़ते हैं। सूर्यवेदी का पहले मेथड समझ लीजिए, क्या होता है इसमें, आप राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लेते हैं और लेफ्ट से छोड़ देते हैं, और यहाँ पे कुंभक करते हैं जम करके, बहुत देर कुंभक करते हैं। वही बोला गया, आसने सुख दे योगी, हाँ, किसी भी सुख पूर्वक आसन में क्या करें, बैठ जाएं, बद्ध हुआ बैठ जाएं,
शैवासनम तथा ना किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं। फिर दक्षिणाड्या राइट नॉस्ट्रिल से ना दक्षिणाड्या समाकृष्य बहिस्थम पवने शनय, धीरे धीरे स्लोली स्लोली क्या करेंगे आप समाकृष्य ना वायु का पान करेंगे। और आकेशादानक खा नक नख ग्राह्य मतलब इसको यथाशक्ति बोलते हैं ना, एक वर्ड होता है यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, या एज लॉन्ग एज क्या करना है आपको निरोधावधि कुंभयेत, आपको क्या करना है कुंभक रोकना एकदम यथाशक्ति जितनी देर आप रोक सकते हैं। और फिर ततः सने सव्य नाड़िया ना, अभी सव्य मतलब मैंने बताया था लेफ्ट होता है सव्य मतलब ना, तो लेफ्ट नाड़िया सव्य नाड़िया रेचयेत पवनई सनई, तो क्या किया राइट से इनहेल किया, यहाँ पे रोका जम करके कुंभक किया यथाशक्ति कुंभक किया, और फिर धीरे 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 आप यहाँ पे लेफ्ट कर दिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से रेचन कर दिए, इसी को हम लोग सूर्य भेदी बोल दिए ना। तो मेथड फिर मैं बोलता हूँ उतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं, हालांकि ये सभी को पता ही रहता है मेथड, जो इंपॉर्टेंट है इसका लाभ है। लाभ क्या बोला गया कपाल शोधन। तो चंदन जी अभी आप बताएंगे कपाल शोधन, और कहीं पढ़ा हम लोगों ने अभी, कोई और नहीं बताएगा, बताइए चंदन जी। मुझे कह रहे हैं? हाँ हाँ आप ही से कहा जा रहा है, कपाल शोधन अभी दाम पढ़ा हम लोगों ने कहीं? नहीं, अभी तो नहीं पड़ा है। अभी नहीं पढ़ा, बीच में कहीं खाने गए थे आप? एक्चुअली मैं तो आज आज ही ज्वाइन किया है ना। हाँ तो मैंने अभी अभी ही बताया, कोई बात नहीं, ठीक है म्यूट कर लीजिए। उपमा जी कहाँ बताया था मैंने कपाल शोधन अभी कुछ देर पहले? कपालभाति। कपाल भाती, अच्छा ठीक है। कौन बताएगा? विजेंद्र जी आप बताइए कपाल शोधनी अभी कहाँ बताया था हम लोगों ने? मैंने कहाँ बताया था कपाल सॉरी शोधन? सर, सूत्र नीति में भी बताए थे। तो वहां पे बताया था क्या कपाल भाती में? जलनेति के द्वारा भी होता है ये कपाल शोधनम। जल नीति पढ़े हम लोग आज? जलनेति नहीं, सूत्र नीति जो भी हट प्रदीपिका में सिर्फ सूत्र नीति ही है। सूत्र नीति है ना कि कपाल भाती है ना। अब यहाँ पे क्या मिल गया कपाल शोधन से दो हो गए, एक तो सूर्य भेदी भी से भी कपाल शोधन हुआ, और नेति नेति मतलब सूत्र नेति की ही मैं बात करूंगा ना, सूत्र नेति, तो दो मिल गए कपाल शोधन। और आगे क्या बोला वात दोष गणम। अब अगर वात दोष की बात करूं तो वात दोष कहाँ कहाँ मिला हम लोगों को? उपमा जी बताइए, वात दोष मिला कहीं इससे पहले हम लोग? बस्ती में तो सर त्रिदोष है। हाँ तो उसमें वात बस्ती आता है। में बस्ती और अ, सूर्यभेदी। बस्ती और सूर्यभेदी। बहुत अच्छा। तो ये याद रखिएगा, इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा कि कपाल शोधन कहाँ कहाँ होता है, किस किस अभ्यास से होता है, वात दोष कहाँ कहाँ होता है, कृमि दोष इतना पेट के कीड़े का भी नाश होता है आपके सूर्यभेदी। तो ये थोड़ा यूनिक है, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, आजकल नहीं बन रहे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ना। तो यही पुनः पुनः इदम कार्यम सूर्यभेदम वेदनम उत्तमम ना, यही तीन लाभ बताएं, कपाल शोधन वात दोष गिनम और कृमि दोष, ये तीन लाभ आप स्क्रीनशॉट ले लें या याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अथो उज्जयी, अब उज्जयी प्राणायाम की बात कर रहे हैं या उज्जयी कुंभक की बात करते हैं। तो क्या बोला गया मुखम संयम्य नाड़िभ्याम आकृष्य पवनम शनय, तो मुख के द्वारा आपको क्या करना है पवन शनय वायु का पान करना है। और यथा लगती कंठ धातु, ऐसा लगना चाहिए कि वो कंठ से आपके सट करके जा रहा है ना। और हृदयावधि सरस्वनम ना, और लगे वो कंठ से होते हुए वो वायु आपके हृदय प्रदेश को टच कर रहा है या स्पर्श कर रहा है, ऐसा आपको अनुभव करना है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका लाभ भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया पूर्ववत कुंभयेत, तो पूर्ववत मतलब पहले की तरह, कैसे पहले की तरह सूर्य भेदी में जैसा कुंभक किया यथाशक्ति किया था ना, तो यथाशक्ति भी यहाँ पे क्या करेंगे कुंभक करेंगे। और प्राणम रेचयेद ईड़या, देखिए लिए थे दोनों नासिका से ना, लेकिन रेचन किए ईड़ा से लेफ्ट से, मतलब लिया दोनों से लेकिन छोड़ा लेफ्ट से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये बात याद रखिएगा आप सभी लोग ना। अब ये क्वेश्चन मैं कल पूछ लूंगा तो आप मत बोलिएगा विजेंद्र जी हमको याद नहीं है ना, आपको याद होना चाहिए। अब इसका लाभ क्या बोला गया श्लेष्मा दोष हरम ना, आपका क्या होता है एक तरीके से कफ दोष भी आपके दूर होते हैं, कफजन्य दोष दूर होते हैं। और क्या होते हैं दोष हरम कंठे ना, कंठ के कफ दोष ना, हालांकि कफ दोष कंठ के ही यहाँ पे बताया गया। और देहानल विवर्धनम, आपकी जठराग्नि
विजेंद्र जी, जठराग्नि अभी तक हम लोगों को कहाँ कहाँ मिली, एक बार बताइए तो। जठराग्नि प्रदीप्त किससे किससे हुई थी अभी तक, जितने अभ्यास हम लोगों ने आज पढ़े हैं, बताएं जरा तो। वीरेंद्र जी बताना चाहेंगे, हाँ या ना, जल्दी बताइए, समय नहीं है ना अपने पास। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। बताइए निवेदिता जी, जठराग्नि अभी तक हम लोगों ने कहाँ कहाँ पढ़ा स्टार्टिंग से? सर आसन में है सर। नहीं नहीं, आज कहाँ कहाँ पढ़ा जठराग्नि? आज कहीं पे पढ़े? बस्ती में। और जल्दी जल्दी। नौली में होगा, नौली सर में भी नौली होगा में। ना। बस्ती और नौली। नौली में। अब एक और याद कर लीजिए, उज्जाई प्राणायाम या उज्जाई कुंभक। तो उज्जाई का दो लाभ मिलते हैं ना, श्लेष दोष महारम कंठ ना, कंठ के कफ दोष को दूर करता है और जठराग्नि प्रदीप्त करता है ना। दो लाभ आपके उज्जाई के हो गए। अब आगे चलते हैं इसमें। और हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बना था ना, यहाँ से क्वेश्चन बना था और दीपक जी गलत करके आए थे। क्या लाभ बोल दिया गया, देखिए यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट। नाड़ी जलोदर, नाड़ी संबंधित रोग, जलोदर धातुगत दोष विनाशनम ना, तो धातुगत दोष को भी नाश करता है, मतलब धातु के संबंधित जो भी दोष होते हैं एक तरीके से उसको सम करता है। और क्या, जलोदर पेट से संबंधित रोग दूर करता है, नाड़ी से संबंधित रोग दूर करता है। और गच्छता तिष्ठता कार्यम उज्जाख्यम तु कुंभकम, इसको चलते फिरते उठते बैठते करने के लिए बोला गया है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि किस कुंभक के लिए यूज किया गया गच्छता तिष्ठता, या किस कुंभक को हम लोग चलते फिरते भी कर सकते हैं, तो एकमात्र उज्जाई के लिए ये बात कही गई है। बाकी ये नाड़ी जलोदर धातुगत दोष विनाशनम, और ऊपर जो हम लोग पढ़ा कंठे कब श्लेष्मा हरे कंठ ना, श्लेष्मा कंठ के कफ दोष ना, कंठ के कफ दोष और जठराग्नि, और ये नाड़ी जलोदर धातुगत दोष विनाशनम, ये याद रहना चाहिए। बाकी चलते फिरते तो याद रह जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। शीतकारी, शीतकारी के लिए क्या बोला गया? शीत काम कुर्या तथा वक्त्रेन घ्राणे नैव विजृंभिकाम ना। यहाँ पे क्या करना है आपको, शीतकारी शी की तरह एक क्या करना, एक आवाज की तरह आपको क्या करना है, वायु का पान करना है। और इसको अभ्यास, इस अभ्यास को करने से आपका एवं अभ्यास योगे ना कामदेवो द्वितीय का, तो आपका शरीर या आप कामदेव के समान हो जाते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अभ्यास से योगी कामदेव के समान हो जाते हैं, तो शीतकारी अभ्यास। अब इसका लाभ क्या बताया गया है? बहुत सारे लाभ है, एक तो ऊपर देख ही लिया हम लोग, इसका बहुत सारा लाभ है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जो लोग पहली बार जोड़े हैं इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे ना। अब पेन को क्या हो गया, क्या बोला गया, योगिनी चक्र सम्मान्य है ना, आप योगिनी चक्र द्वारा सम्मानित होंगे ना, मतलब आप जो फीमेल प्रैक्टिशनर होती है उनसे आपको क्या मिलेगी, सम्मान मिलेगा जब आप शीतकारी करते हैं। और क्या होता है, सृष्टि संहार करता ना, आपके अंदर सृष्टि संहार करता या सृष्टि संहार करने की क्षमता आ जाती है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है ना। और फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न क्षुधा न तृषा निद्रा नैव आलस्य, तो ये याद रखिएगा, ना भूख ना प्यास ना निद्रा और ना ही आलस्य आपको सताती है, ना ही परेशान करती है ना। योगिनी चक्र सामान्य सृष्टि संहार कारक, और ना क्षुधा ना तृषा निद्रा नैव आलस्य, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कुछ और लाभ बताए गए, क्या बोला गया कि आप क्या होंगे, सभी उपद्रवों से बचे रहेंगे ना, उपद्रव अननेसेसरी डिस्टरबेंस से आप बचे रहेंगे शीतकारी के अभ्यास से। यहाँ मोस्टली मेंटल डिस्टरबेंस से ही संबंधित होगा, जहां तक मुझे ऐसा लगता है ना। और क्या होगा कि आप अनेन विधिना सत्यम योग इंद्रो भूमि मंडल, आप पूरे भूमि मंडल पे
आप विख्यात योगी बनकर उभरेंगे जब आप शीतकारी करते हैं ना। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किस कुंभक का लाभ बताया गया है कि अनेन विधिना सत्यम योग इंद्रो भूमि मंडले। तो ये याद रखिएगा, ये शीतकारी का लाभ है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से आपसे ना। ओके, दो और बचे हैं, तीन या हो गया? लेट हो रहा है किसी किन्हीं को क्या, या कर लें इसको आज प्राणायाम? भावना जी, आज तो पूजा जी है नहीं, किन्हीं को लेट हो रहा है क्या? है 5-10 मिनट सभी के पास? कर लीजिए सर, कर लीजिए। आज इसको कर लेते हैं ना। ओके, अगला अभ्यास शीतली बोला गया। तो इसमें क्या करना है आपको? जीवा से पान करना ना, जीवा वायुम आकृष्य। तो यहाँ पे जीवा से पान करेंगे और पूर्ववत कुंभक साधनम, और पहले की तरह ही कुंभक करेंगे और फिर स्नेक घ्राण रंध्रानाम, हाँ, फिर धीरे धीरे घ्राण नासिका से उसको क्या करेंगे? रेचन कर देंगे। तो क्या किया? जीवा से पान किया और नासिका से रेचन किया। ये आपकी शीतली हो गई। और इसके भी लाभ बताए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हर एक कुंभक, हर एक प्राणायाम, हर एक षटकर्म का लाभ ही आपसे हठ प्रदीपिका से पूछा जाता है। और जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना बेहतर, उतना भला होगा आपके लिए ना। तो क्या बोला गया? गुल्म प्लीहा आदिकान रोगान। अब देखिए, गुल्म रोग आपको पहले भी मिला था, प्लीहा आदि आपको पहले भी मिला था। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने बेहतर तरीके से उसको याद कर रख पाते हैं ना, कि गुल्म कहाँ कहाँ मिला था, प्लीहा कहाँ कहाँ मिला था ना। तो गुल्म प्लीहा आदिकान रोगान, फिर ज्वर पितम क्षुधा तृषा। अब देखिए, क्षुधा यहाँ पे भी मिला और तृषा यहाँ पे मिला। भूख और प्यास शीतकारी में भी थी, शीतली में भी थी, I mean है। लेकिन वहां पे क्या था? न निद्रा नैव आलस्य प्रजायते ना, न क्षुधा न तृषा, निद्रा नैव आलस्य। और यहाँ पे क्या है? गुल्म प्लीहा अधिकान रोगान और ज्वर पित्त क्षुधा तृषा। तो गुल्म रोग, प्लीहा रोग और ज्वर बुखार वगैरह पित्त संबंधित रोग। तो पित्त कहाँ कहाँ मिल गए? दो हो गए ना, एक बस्ती भी हो गया पित्त संबंधित रोगों को, एक आपके शीतली भी हो गए ना। तो दो याद रखिएगा, पित्त संबंधित ना, पित्त संबंधित रोगों को कौन ठीक करता है? तो दो मिल गए अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है। भूख प्यास तो पहले भी मिला, अभी भी मिल गए। आगे फिर क्या बोला गया? विषानी शीतली नाम कुंभको अयम निहंत चना। और इसे विष, अगर आप विष को भी कंज्यूम कर लेते हैं तो वो भी एक तरीके से पच जाएगा, सहज पच जाता है, ये उसके प्रभाव को भी नष्ट कर देता है। आगे भस्त्रिका। भस्त्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी मैं बता रहा हूँ। अभी तक हम लोग जितने भी कुंभक देखे, किसी में पोस्चर स्पेसिफिक नहीं था। लेकिन जब आप भस्त्रिका की बात करते हैं तो यहाँ साफ साफ लिखा गया कि पद्मासन में आपको करना है। इसलिए आप ये जरूर याद रखिएगा कि पद्मासन भस्त्रिका एकमात्र ऐसा अभ्यास है, हठ प्रदीपिका के अनुसार, ये मैं बोल रहा हूँ ना, हठ प्रदीपिका के अनुसार, कि पद्मासन में ही आप उसका अभ्यास करेंगे। और यहाँ पे ही इसका अभ्यास का लाभ सर्व पाप प्रणाशनम बताया गया है। जबकि प्रथम उपदेश में सर्व व्याधि बताया गया था ना, सर्व व्याधि विनाशनम। इसका ये अर्थ हुआ कि पद्मासन के दो लाभ मिलते हैं ना, एक व्याधि भी और एक पाप भी। सभी पापों को नष्ट करता है और सभी व्याधियों को नष्ट करता है कौन? आपका पद्मासन। तो ये याद रखिएगा। मेथड वही है, दोनों पैर के तलवों को, जैसा आज हम लोगों ने प्रैक्टिकल सेशन में किया था, दोनों पैर के तलवों को क्या करेंगे? जंघों पर दोनों साइड उलट करके रख लेंगे, जो सामान्यतः हम लोग करते हैं। और फिर क्या बोला गया? पद्मासन कर लेंगे, समग्रीवो उदरम शुद्धि ना, सीधा गर्दन एक सीध में कर लेंगे, और मुखम संयम यत्नेना प्राणायाम घ्राणय रेचयित। और फिर क्या करेंगे? एक्सेल कर देंगे। एक्सेल से ये प्रैक्टिस शुरू हो रही है, कौन? भस्त्रिका। भस्त्रिका हम लोग कल करते हैं ना। मैंने लैपटॉप का बैटरी डिस्चार्ज हो गया, बहुत लोग भी डिस्चार्ज हो गए होंगे। कल हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे और यूनिट 3 भी आधा खत्म हो जाएगा ना। कल हम लोग फिर 9 बजे मिलते हैं। अगर आपका कुछ क्वेश्चन है, कल 8 बजे मिलेंगे, लिंक आपके पास मौजूद है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कुछ क्वेश्चन है आपका तो पूछ लीजिए। कुछ लोग लेफ्ट कर गए क्या? हरिओम जी। प्रणाम सर। हरिओम।